अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, खित्ते में जंग के बादल बदस्तूर छाए हुए हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम होने की बजाय अब एक नए और नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है। आबनाए उर्मुज़ का तनाज़ा है, मुआशी पाबंदियों की धमकियां हैं और मुज़ाकराती तातुल ने पूरी दुनिया की नजरें मशरिक़ी वुस्ता पर जमा दी हैं। और ऐसे में पाकिस्तान एक मरतबा फिर सफारती महाज पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा आज तेहरान पहुंचे, जहां पाकिस्तानी वफ्द ने ईरानी हुकाम से मुलाकातों का आगाज तो कर दिया है और पाकिस्तान की कोशिश भी यही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक जमूद है वो दोबारा से बहाल हो जाए, बातचीत हो जाए, एक खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाया जा सके। इत्तलात के मुताबिक तेहरान में मुज़ाकरात की बहाली का अमल, जंगी कशीदगी में कमी और इलाकाई अमन के लिए नए इम्कानात पर बातचीत मुतवक्के है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये दौरा तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान फासले कम हो सकते हैं या फिर बढ़ती मुआशी अस्करी कशीदगी मिडिल ईस्ट को एक नए खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी? सूरत हाल क्या हो सकती है? इस पर बात करने के लिए हमेशा अपने प्रोग्राम में हम दावत देते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब को, और आज भी वो हमारे साथ हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम शास्ता, कैसे? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। इसके साथ सीनियर सहाफ़ी तारिक अजीज साहब हमारे साथ हैं। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम है। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी कीमती वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे बातचीत का आगाज करेंगे। अभी जो दौरा तेहरान है उसके हवाले से सिफारती कोशिशें जाहिर है कि अब समझा जा रहा है कि तेज हो रही हैं, और जो मसाइल थे, जो कॉम्प्लिकेशंस थी, जो एक मरतबा फिर हमने देखा कि तातुल आया, सिचुएशन सही होने लगती है फिर ख़राब हो जाती है। सर, ये दौरा कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या वाकई इससे हम पॉजिटिव कुछ ले सकते हैं कि आने वाले वक्त में हमें कुछ अच्छी पेशरफ नज़र आएगी इस मामले के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शास्ता, कल परसों भी 2-3 प्रोग्राम में मैंने कहा था जी कि दोनों पार्टीज जो हैं एक अपने अपने एजेंडे पे स्टैंड स्टिल है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, दे आर कंट्रोलिंग हॉर्मुज और दे आर दी नेशन जो कि मैक्सिमम डैमेज जिन्होंने बर्दाश्त किया है। नो डाउट। ना सिर्फ पिछले 30-40 साल में, बल्कि ये जब से पिछले साल 12 दिन की बॉम्बिंग हुई थी, पर अब 5वां महीना जा रहा है, खत्म ही होने वाला है। जी जी। और अब जो लेटेस्ट जो है, उन्होंने ट्रम्प साहब ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हैं ईरान पे। इसका मतलब ये है, हम एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी, इसका मतलब ये हुआ कि किनेटिक वॉर में दे आर नॉट सक्सेसफुल और वो मजबूर होकर इकोनॉमिक सैंक्शन की तरफ गए। ठीक है। लेकिन जो लीडिंग दुनिया के एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जी। उनके अपने अमेरिकन्स भी, वो ये कहते हैं कि दीज सैंक्शंस विल बैकफायर। ओके। उसकी वजह ये है, एक तो चाइना ने रिफ्यूज कर दिया है, से वी डोंट एक्सेप्ट दिस यूनिलैटरल sanctions. Right. So Russia also has rejected it. Okay. अब ये दो मेजर सुपर पावर्स हैं। अगर ईरान के साथ ये ताल्लुकात जारी रखती हैं तो ईरान बजाते खुद कौम जो है वो बर्दाश्त कर रही है पेन, कहते हैं दे टॉलरेट द पेन, तो वो उनको तो पेन बर्दाश्त करना आ गया है जी। लेकिन अमेरिकन जो पब्लिक है उसको अभी पेन बर्दाश्त करना नहीं आया। तो ये सैंक्शंस का जो बैकफायर करेगी तो वो उसका इम्पैक्ट जो है अमेरिकन किचन तक भी जाएगा। राइट। और उसके बाद फिर आप देख लें, आगे नवंबर में इलेक्शन है। ऑलरेडी ट्रम्प हैज प्रोफिस्ड कि अगर मैं इस इलेक्शन में डेमोक्रेट जीत गए तो आई मे बी इम्पीच्ड, मतलब ही हैज दैट फियर। राइट। तो ये हालात जो है ना बड़े संगीन है। एक और बड़ी सेकंड डायमेंशन है, वो है पिछले हफ्ते जो व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो लीडिंग इनके ट्रम्प साहब के एडवाइजर्स, मिनिस्टर्स हैं जी। और पेंटागन के लोग हैं। तो एक न्यूयॉर्क टाइम में एक स्टोरी छपी है जी। एक खातून मॉर्गन प्रॉबेबली उनका नाम है, वो व्हाइट हाउस को कवर करती है कि it has been discussed that if required we may use tactical weapons. Okay. Now this is a very serious and dangerous proposition. और इन लोगों से बाइद भी कोई नहीं, इन्होंने तो
आपको पता है जापानीज ने सरेंडर कर दिया था, उसके बावजूद इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम गिरा दिए थे, जस्ट टू टेस्ट द बम्स। मतलब ये जरूरत नहीं थी, उनको टेस्ट करना था। और ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि उस वक्त में और आज के वक्त में कोई फर्क नहीं है, ना उनके एटीट्यूड में, ना ओवरऑल डायनेमिक्स में, किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं है। आप समझ रहे हैं कि अगर उस वक्त किया था तो आज भी कर सकते हैं? अब फर्क है। अच्छा। अब फर्क ये है कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है जी। द चाइनीज हैं, द रशियंस हैं, और भी दूसरे मुल्क हैं। दे आर हैव द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर through their missiles and others right into the heartland of America. ICBMs हैं, चाइना के पास भी हैं, रशिया के पास। So that situation is not there जो उस वक्त थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अमेरिका वाज द ओनली कंट्री व्हिच हैड दिस वेपन्स, बट इट इज नो मोर। तो यहाँ तक तो नॉर्थ कोरिया ने भी कहा कि इफ दे यूज इट वी विल आल्सो यूज इट। सो थिंग्स आर, इसमें बड़ा हमें भी बहुत खतरा है, क्योंकि अगर खुदा ना करे ये जो कोस्ट लाइन है इसके साथ साथ ईरान पे ऊपर या किसी बड़े शहर पे ये इस किस्म की हरकत करते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो कराची तक भी आएगा। एग्जैक्टली। तो बाकी जो गल्फ स्टेट है वो तो बर्बाद हो जाएगी टोटली। तो इट इज ए वेरी सीरियस, और इसका लेकिन आई होप बेटर सेंस विल प्रिवेल, और बिकॉज ऑफ द रशिया एंड चाइना दे मे नॉट वेंचर इनटू दैट। अब आ जाइए इस जंग की तरफ। देखें, चीफ ऑफ डिफेंस का जो दौरा है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। वो इसलिए कि दुनिया का कोई और मुल्क नहीं है जो इस सूरत हाल में मेडिएट कर सकता है। क्योंकि ईरानियन भी ट्रस्ट करते हैं, अमेरिकन हम चाहें या ना चाहें उनकी मजबूरी है हम पे ट्रस्ट करना जी। तो दोनों साइड से एक पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है। गो इंडियन मीडिया बड़ा शोर मचा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि इट इज ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एफर्ट। अब अगर मेरे नजदीक अगर कोई एग्रीमेंट ईरान एग्री करेगा तो वो जो 14 पॉइंट इस्लामाबाद एग्रीमेंट है जी, उसकी बुनियाद के ऊपर ही कोई बातचीत आगे चल सकती है। राइट। तो उधर अमेरिकन इंसिस्टिंग, अब वो यहाँ तक आ गए हैं कि आप हरमुज खोल दें तो हम ठीक है। और देखें अब क्या होता है, अगले 1-2-4 दिन में सिचुएशन विल बी क्लियर, क्योंकि इस वक्त तो चीफ वापस आएंगे, फिर ये कन्वे होंगी अमेरिका को। याद रखिए कि जो सामने नजर आता है ना डिप्लोमेसी में, वो पीछे नहीं होता, हमें नहीं पता होता पीछे क्या हो रहा है। तो देयर इज ऑलवेज व्हील्स एंड विद इन व्हील्स। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इसी में पूरी दुनिया की बका है। अगर ये बढ़ती है या कंटिन्यू करती है, इवन इफ इट कंटिन्यूज लाइक दिस, जो इकोनॉमिक रिसेशन है इट इज already taken hold of EU countries. It is taken on Ukraine, तो बिल्कुल bankrupt हो गया है। They don't have any money, और पाकिस्तान भी सर बुरी तरह से इससे अफेक्ट हो रहा है। सो हमारा तो हम भी अफेक्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली। एक तो हम इकोनॉमिकली अफेक्ट हो रहे हैं, दूसरा जो आपने बताई है जिसका खदशा जाहिर किया है, उस हवाले से जरा तारिक अजीज साहब से भी इनके पास बहुत डीप इंफॉर्मेशन होती है। अभी तारिक साहब जो सिचुएशन है जिसके अंदर ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट दौरा है आर्मी चीफ का, इसमें पाकिस्तान एक जो सफारती किरदार अदा कर रहा है, नो डाउट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सफारती कद भी पाकिस्तान का बढ़ रहा है, इंडिया को या दूसरे मुल्कों को जितनी भी तकलीफ हो, बहरहाल पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि बड़ा चैलेंज क्या होगा मुज़ाकरात के दोबारा इनिशिएट करने के ऊपर? एतमाद की बहाली होगा क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों के दरमियान में, या फिर ये जो सैंक्शंस की बात हम कर रहे हैं वो होगा, या फिर आबनाए हुर्मुज का मामला होगा? कौन सा पॉइंट है जो बहुत चैलेंजिंग लगता है आपको? अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस दौरे से सर? जी, पहले तो मैं बड़े शुक्रिया आपका, आपने मुझे फोन किया और आपने बड़ी तफसील के साथ इंटरनेशनल सिनेरियो में पॉलिटिक्स को हमने जाने की कोशिश की, तो मैंने उनसे सीखा भी। अब जो फील्ड मार्शल आपसे मुझे जो ईरान का उन्होंने किया मोहसिन नकवी साहब थे जी, एक तो पाकिस्तान पहले दिन से ही अमन का खां है, पाकिस्तानी कोशिशें की, पाकिस्तानी कोशिशें कामयाब हुई,
ईरान और जो अमेरिका है वो आज विश्व सदी के बाद टेबल पर बैठे, बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, इस्लामाबाद इलामिया हुआ, फिर उसमें चीजें थोड़ी सी इतनी बड़ी जंगी जंग के बाद एकदम ठीक नहीं होती। जी। अब मसला ये है कि सैंक्शन जब है ये चैलेंज होगा। जो आपका सवाल था कि वो सैंक्शन जो होंगी वो जो है शायद कबूल पाकिस्तान के लिए भी ना हो या किसी और के लिए भी नहीं हो, बल्कि चीन ने तो वाज़े तौर पर सैंक्शन की मुखालफत की है। तो इस बात के ऊपर जो है आज बल्कि अगर मीडिया ने ये भी कहा है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो थे हमने फील्ड मार्शल आर्ट के मुद्दे से जो है अमेरिका तक पैगाम पहुँचा दिया है। उनके यकीनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने बहुत पुराना ईरान की इकोनॉमी मज़ीद डाउन चली गई है, उनकी करेंसी की वैल्यू हुई है और एक और सतह से नीचे आ गई है। इस सूरत में अगर हम ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, इस मसले का हम होगा तो फिर भाजपा बड़ा उन्होंने वहाँ पे किया, उन्हें वहाँ पे पुराने से मुलाकातें की, मुलाकातें की और इससे डबल जो है यकीनी तौर पर जो है यूएस की तरफ से वो कुछ पैगाम आप लेके गए जो उसको पहुँचाया गया, उसका जो पैगाम है वो आपका पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान वहाँ पहुँचाएगा। तो अभी जो है बड़ा दोनों चीजें जो है हमारा जो है उसका इशू बहरहाल अभी तक मौजूद है। और जो चैलेंजेस जो है दूसरा जो है सेक्शन वाली बात आई है, इन दोनों सूरतों में फिर मुज़ाकरात रास्ता निकलने का फिर इम्कान महदूद रह जाता है। तो दोनों फिर कैन को जो है अच्छा कम करना होगा। पाकिस्तान इसमें जो है पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, पाकिस्तान इसके बाद भी अगर कोई और अभी नहीं होता स्टेज के ऊपर तो पाकिस्तान दबाने की कोशिश करेगा। फिर मार्शल मुसलसल जो है डे फर्स्ट है हमारी अस्करी क़यादत है, सिविल क़यादत है यूएसए के साथ इराक के साथ राब्ते में है। तो ये अभी जो है आज इस मुलाकात जो आज विजिट के बाद 2-3 दिन में चीजें आपको वाज़ेह नजर आएंगी, तयन होगा इसका कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, या इसका जो है आगे पेशरफ्त जो होगी इसका मूड जो है अमेरिका की तरफ से क्या जवाब आता है। ईरान ने तो अपना पैगाम दे दिया, पाकिस्तान के जरिए दे दिया, अब इसके ऊपर अमेरिका क्या पैगाम देते हैं उसके बाद जो है सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। हम सबको यही कहते हैं कि दोनों ममालिक जो है इस मसले के हल के लिए, क्योंकि ये दो ममालिक के दरमियान नहीं है, पूरे बशे का गुस्सा तो असरात पड़ रहे हैं और पाकिस्तान भी शामिल है, पूरे खिते को असरात पड़े जा सकते। तो ये जो है पेशरफ्त को जो है फिर बातचीत कोशिश है अच्छी पेशरफ्त है और ये नतीजा खैर जो है साबित हो। बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं तारिक साहब। ब्रिगेडियर साहब, अभी जिस तरह से हम तेहरान टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर ओमान भी ज़ाहिर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, जैसे आपने पहले भी अपनी गुफ्तगू में बताया था। तो ये जो डिप्लोमेटिक ट्रैक्स है पाकिस्तान और ओमान के जो वो यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको क्या लगता है कि अगर इस्लामाबाद MOU के ऊपर बात बढ़ती है और ये डेडलॉक टूटता है तो पहला कदम कौन उठा सकता है? ईरान ज़्यादा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी का पॉजिटिव जेस्चर का मुजाहिरा करेगा या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से फर्स्ट स्टेप उठाया जाए और वो एक तरह से कह दे कि वो सरेंडर करे, जो भी आप इसको कहना चाहें? देखिए, बात यह है कि जहां तक ओमान का ताल्लुक है, ओमान का जो इंटरेस्ट है वो उसकी कोस्ट लाइन है जी। ओमान का उससे ज्यादा लीवरेज नहीं है मेरे अपने ख्याल में। बिल्कुल ठीक। ज्यादा लीवरेज पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान के पीछे क्यों लीवरेज है? पाकिस्तान के पीछे चाइना भी है और रशिया भी है। ठीक। ये जो प्रेशर उनकी तरफ से जनरेट हो रहे हैं ये भी कन्वे होते हैं कि दुनिया के अंदर ये भी हो रहा है, पीछे बैक साइड पे क्या हो रहा है। बिल्कुल। सो व्हेन मैं भी कुछ निगोशिएशंस में रहा हूँ किसी जमाने में, राइट, तो वो बहुत चीजें समझ नजर आती हैं, पीछे कुछ और चल रहा होता है। तो पाकिस्तान की एफर्ट तो इसकी 3 डायमेंशन है। एक तो पाकिस्तान की अपनी बका का मसला है, बिल्कुल, क्योंकि हम भी अफेक्टेड होते हैं। हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ। अगर ईरान में ज्यादा गड़बड़ होती है तो रेफ्यूजीज आना शुरू हो जाएंगी, जो उनका इकोनॉमिक क्राइसिस होगा वो हमारे अंदर भी रिवर्स हो जाएगा। दूसरी तरफ जो डायमेंशन है वो मिडिल ईस्ट की है। देखिए, जो इजराइल का ग्रेटर इजराइल का प्लान है वो बिल्कुल अपनी जगह पे इंटैक्ट है। बिल्कुल। और उन्होंने देखिए 40% लेबनीज टेरिटरी पे ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं एंड दे आर रिफ्यूजिंग टू विथड्रॉ। उन्होंने सीरिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया इजराइल ने, यहाँ तक कि उन्होंने
जो पोस्टें हैं एडजेसेंट टू टर्किश बॉर्डर, उनके ऊपर भी जाके अटैक किए हैं, जिसका जो रिस्पॉन्स टर्की की तरफ से बड़ा सख्त आया है, क्योंकि टर्की को अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी कि आप न्यूट्रल रहें। तो अर्दवान ने, चूंकि वो नेटो के मेंबर भी हैं, उन्होंने ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है मीडिया से कि उन्होंने कहा, तो टर्की रिमेंड, आप देखें, न्यूट्रल ही रहा है, वो लड़ाई के अंदर नहीं कूदे हैं। लेकिन अब उन्होंने एक थ्रेट दिया कि अगर इजराइल कंटिन्यू टू बॉम्ब टर्किश बॉर्डर तो देन दे विल रिस्पॉन्ड। So that situation is going to create a very, very dangerous tri-party conflict. तो उसमें अभी ऑलरेडी इजराइल, ईरान, यूएसए है, फिर अगर टर्किश भी शामिल हो जाती है तो लामहला पाकिस्तान है, डिफेंस पैक्ट विद देम, पाकिस्तान भी आ जाता है, सऊदी अरब भी आ जाता है, और इम्पैक्ट गोइंग टू बी विद इन द नेटो ऑल्सो। तो इट इज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन जो मैं समझ रहा हूँ डेवलप हो रही है। तो somebody has to blink first। हमारे लड़ाई में कहते हैं ना, जंग में जब हम कमांडर्स कि who blinks first, तो मेरा अपना असेसमेंट है द ब्लिंकिंग विल कम फ्रॉम यूएसए। अच्छा, यूएस की तरफ से होगी, बिल्कुल ठीक है सर। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली, इसमें पाकिस्तान खुद को इनिशियली मीडिएटर, अभी भी मीडिएटर का रोल तो प्ले कर ही रहा है, और आपको लगता है कि अभी आने वाले वक्त में भी जो भी इन तेहरान टॉक से फैसला हो, जो भी इससे निकले, या फिर आगे चलकर पाकिस्तान जितनी भी निगोसिएशन करे और अपना रोल प्ले करे, आपको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर तक ही रहना चाहिए? क्योंकि सिचुएशन कभी कभी इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और बहुत सेंसिटिव भी हो जाती है ईरान की तरफ से, इवन अमेरिका की तरफ से, तो उसके अंदर कौमी मफादात को अपने देखना चाहिए पाकिस्तान को, या फिर आपको एनर्जी सिक्योरिटी, आबनाए हुर्मस और जितने भी हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और उन पर भी बात करनी चाहिए, उनको भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाना चाहिए कि भाई आप जिन इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं ये उससे रिलेटेड इश्यूज हैं और ये हम सबको अक्रॉस द बोर्ड जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको भुगतना पड़ेंगे। क्या पाकिस्तान इस पर भी बात कर सकते हैं सर, या नहीं वो स्ट्रेट रोल है जो वो प्ले कर रहा है और वो ही करेगा आगे भी? मेरा ख्याल ये बातचीत भी हो रही होगी। अच्छा, आपको और मुझे तो इस चीज का नहीं पता है। वही मैंने कहा कि बिहाइंड द सीन क्या बातें होती हैं, उसमें जो पूरी जो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसके हर एंगल को लिया जाता है। ये नहीं होता कि एक एंगल को। पाकिस्तान की एफर्ट जो है अपनी बका के लिए है, अपनी इकोनॉमी के लिए है, और इस बात के लिए है कि ये लड़ाई वेस्ट एशिया में पूरी तरह ना फैल जाए या फिर उसी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में न चली जाए। जी। दो बड़े लीडिंग एनालिस्ट हैं अमेरिका के अपने, अच्छा, एक कर्नल डगलस है और जाफरी सैश है। दोनों ने पिछले दिनों जो कल परसों से जो उनकी एनालिसिस आई है वो ये कहते हैं कि अमेरिका जंग हार चुका है। अच्छा, लेकिन अब मसला ये है कि ट्रंप की ईगो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ही कैन नॉट फेस द इलेक्ट्रेट, तो वो इसको दूसरा प्रेशर उसके ऊपर इजराइलीज का है कि कंटिन्यू रखे। तो ये दोनों मिलके, तीसरा जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट है, उनकी जो डीप स्टेट है, तो ये एक ट्रंप चाहते हुए भी कुछ शायद ना कर सकता हो। तो इसलिए ये एक बड़ा डेंजरस एक सिचुएशन है जो डेवलप हुई विद इन अमेरिका, और उसका इम्पैक्ट जो है इस वॉर पे भी आएगा। अब देखें कि हाउ द सेनेट एंड द कांग्रेस एंड द पीस लविंग जो वहाँ के पावर सेंटर्स हैं वो किस तरीके से प्ले करते हैं। तो क्योंकि ये अमेरिका के मुफाद में भी कि जंग जल्दी खत्म हो, ये नहीं कि अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, अमेरिका फिर भी सुपर पावर ही रहेगा। क्योंकि आप देखें वियतनाम में शिकस्त हुई तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा था? अफगानिस्तान से निकल के क्या, तो ये एक छोटा सा लोकल एरिया है जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, लेकिन उसका ग्लोबल इकोनॉमी पे जो असर पड़ रहा है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम आ रहा है। राइट जी। तारिक अजीज साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू सुनी कि जो एक ग्लोबल इम्पैक्ट है वो हमारे लिए ज़रूरी है, और पाकिस्तान भी जितनी भी एफर्ट्स कर रहा है स्पेसिफिकली और प्राइमली वो अपने लिए कर रहा है। ज़ाहिर है दुनिया को बचाना तो एक मकसद है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी अपनी सिक्योरिटी और हमारी अपनी बका सबसे ऊपर और पहले आती है। ऐसे में सर ईरान के लिए अगर सिर्फ पाबंदियों को ख़त्म करने की बात हो रही है तो क्या कोई ईरान को सिक्योरिटी गारंटी भी रिक्वायर्ड होगी? वो चाहेगा कि उसकी श्योरिटी दी जाए,
और क्या अमेरिका इस वक्त आप देख रहे हैं, जितनी भी आपकी रीडिंग्स और कैलकुलेशंस हैं, कि वो इस वक्त कोई ऐसी गारंटी देने की पोजीशन में नजर आ रहा है? क्योंकि ब्रिगेडियर साहब तो फरमा रहे हैं कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम भी एक तरह से कर चुका है, तो वो देगा, कोई सिक्योरिटी गारंटी दे सकता है वो? जी बिल्कुल, ये टेक्निकल आप एक इशू है, इसके ऊपर जो है ईरान और अमेरिका दोनों फ्रीकैन जो है एक दूसरे पे एतबार करने के लिए तैयार हैं, बीसी नहीं भी हैं, और दोनों तरफ से गारंटीज जो हैं वो उनको चाहिए होंगी जी। अब पाकिस्तान का जो इसमें रोल जहाँ पे बनता है, पाकिस्तान ये गारंटर होगा, दोनों की तरफ से पाकिस्तान गारंटर हो सकता है, जमानत दी जा सकती है पाकिस्तान के ऊपर। दोनों ममालिक ने एतमाद का इजहार किया, दोनों ममालिक के एतमाद और उनकी रजामंदी के बाद पाकिस्तान इस टॉक्स में शामिल हुआ, उसको कामयाबी तक लेके गया। तो यकीनी तौर पे जो है गारंटर जो है ईरान की जो पोजीशन है वो मुआशी तौर पे बहुत ही कमजोर हो चुकी है, उसमें से भी जो है यकीनी तौर पर उसको शिकस्त का उस तरह से सामना है या नहीं है, इसमें पढ़ने की बजाय जीत किसकी हुई, फतह किसकी हुई, शिकस्त किसकी हुई, इसमें पाकिस्तान को पढ़े बगैर, ये दोनों फ्रीकान को पढ़े बगैर आगे बढ़ने के लिए यही तरीका है कि जो सेक्शन की बात की यूएसए का है वो उसको ना की जाए, और पाकिस्तान जो ईरान के जो पिछे हुए जो है लोग हैं उनकी मदद की जाए, उनको सेक्शन हटाई जाए और उसको ज्यादा फंडिंग की जाए, उसको पैसा दिया जाए, इंटरनेशनल इमदाद दी जाए। तो इस सूरत में पाकिस्तान का जो आपने कहा है, पाकिस्तान का यकीनी तौर पर असरअंदाज होगा। पाकिस्तान दोनों सूरतों में आप देख लें, जब से ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ, पाकिस्तान में पेट्रोल की जो फ्यूल की कीमतें हैं वो नीचे नहीं आ सकी, तो पाकिस्तान से मुतासर है, बल्कि शदीद मुतासर है। और अगर ये मामला तय नहीं पाए जाते दोनों ममालिक के दरमियान, तो फिर जो है और शिद्दत इसमें आती है। खुदा न खास्ता हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए, हमें बिल्कुल पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल आपसे है, क्या वाकई अभी जब तारिक अजीज साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान गारंटी दे सकता है, तो मुझे इसके अंदर थोड़ी सी बात जो है वो समझ में नहीं आती। पाकिस्तान अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी मेरा नहीं ख्याल दे सकता है। आप बेहतर जानते हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को देनी चाहिए या पाकिस्तान दे सकता है? और कनेक्टिंग क्वेश्चन लीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है, कि वो जो अभी डेडलॉक मैं थोड़ा सा मेरा व्यू मुख्तलिफ है। जी पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका को गारंटी दे या ईरान को गारंटी दे। वो प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड नेशंस का। राइट। इस मामले को यूनाइटेड नेशंस के सामने रखा जाए, वहां पे सारे मुल्क है दुनिया के, वहां से इसको अप्रूव कराया जाए जो भी एग्रीमेंट होता है, तो वो फिर एक इंटरनेशनल गारंटीज बन जाती है। एग्जैक्टली। और वो उसमें जो सेक्रेटरी जनरल यूएनओ है, उनकी स्पीचेस पिछली देख लें, दे आर रेडी टू टेक पार्ट इन दिस। तो अभी तक अमेरिका ने उनको कोई घास वास नहीं डाली है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि अगर वो गारंटी यूएनओ आता है तो फिर चाइना भी आ जाता है, रूस भी आ जाता है, ईयू के मुल्क भी आ जाते हैं, अरब भी आ जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। Exactly. तो वो दैट विल गिव द गारंटी, यूनाइटेड नेशंस के अंदर से इसको फाइनलाइज कराया। सो वो ज्यादा क्रेडिबल भी होगा, ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी होगा। सर, अभी हम जो डेडलॉक की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि कौन सी शर्त होगी? आपने कहा कि वही दोबारा इस्लामाबाद वाली जो टॉक्स थी, कॉन्वर्सेशन थी, जो हमने एमओयू साइन किया था इन्होंने, जो इस्लामाबाद में भी बात हुई थी, उनमें नकात के ऊपर गुफ्तगू होगी। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा नुक्ता, ज़ाहिर है आपने बहुत इस पे काम भी किया होगा, आपकी रीडिंग भी होगी, कि कौन सा नुक्ता है, कौन सी शर्त है जिस पर स्टिल डेडलॉक रहेगा? देखें, दुनिया में जब भी नेगोशिएशन शुरू होती हैं, हर पार्टी जो मैक्सिमम डिमांड रखती है जी, फिर एवेंचुअली ग्रेजुअली विद टॉक्स के अंदर फिर स्पेसेस पैदा होती हैं, गिव एंड टेक पैदा होता है। मेरे नजदीक बाकी सारी डिमांड जो है ना, शायद उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। 3 चीजों पे कभी भी ईरान तैयार, एक तो हुर्मुज को उनको नहीं देगा कंट्रोल, करेक्ट, नंबर 1, राइट। नंबर 2, दे विल नॉट एग्री कि जी उनका जो यूरेनियम के जो एसेट्स हैं अमेरिका ले जाए, फलाना ले जाए, दे विल एग्री। वो कहते हैं इट इज ए क्वेश्चन ऑफ आवर सॉवरेनिटी, राइट, ठीक है। और तीसरा जो बड़ा है, वो कहते हैं कि जी सैंक्शंस को आप हटाएं। तो वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ईरान कभी एग्री नहीं करेगा। अगर ये सैंक्शंस नहीं हटाते, उनका पैसा वापस नहीं करते, तो आई थिंक बाकी चीजों में, सारी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। अच्छा, और आपको पता है ना कि यही वो पॉइंट्स है जिसके ऊपर अमेरिका भी इनको दिल से लगा के बैठा हुआ है और वो इनको बड़ा सेंसिटिव कंसीडर करता है।
तो पाकिस्तान क्या वाकई इस बार कोई स्ट्रेटेजिक ब्रिज, कोई सिक्योरिटी ब्रिज बना सकेगा इन 3 शराइत के ऊपर जो आप समझ रहे हैं बड़ी सेंसिटिव है, या इसको वो अगले मरहले पर डाल देंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे, हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके ऊपर हम बात कर लेंगे इन पे, इनिशियली हम एटलीस्ट इसको स्टार्ट करते हैं? देखिए, कोई भी मुल्क जो है ना, जैसे हॉर्मज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है जी, वो अपना राइट जो है वो अबेंडन नहीं करेंगे। आप देखें, पिछले हफ्ते टर्की ने अपना बॉस्फोरस पे 15% ड्यूटी बढ़ा दी है। तो अब सारी दुनिया चीख रही है उसके ऊपर, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ग्लोबल आता है। क्योंकि जो भी जहाज के ऊपर अगर $1 मिलियन का सामान है तो 15% ड्यूटी बढ़ा दी उन्होंने, जी, उसकी जी, पहले लेते थे। तो वो अभी ईरान उस पर तो मेरा ख्याल लेकिन कॉम्प्रोमाइज शायद हुर्मुज़ में ये कर जाए कि वो ड्यूटी जो है ना लगाए। वो हो सकता है कि उसकी पोर्ट को जो टच करे उन पर सेस लगा दे। देयर आर मेनी वेज टू डू द थिंग्स, लेकिन वो जब बातचीत में होता है, वो जो लोग करते हैं दे कम अप विद द प्रपोजल्स, तो वो अल्टरनेट निकालते हैं, इस चीज का ऐसे हो सकता है, इसका ऐसे हो सकता है। मतलब देखिए, दुनिया में कोई चीज रिजिड नहीं होती है। द ओनली कांस्टेंट थिंग इज द चेंज। द चेंज इज द कांस्टेंट थिंग। तो हर चीज में चेंज आती रहती है। तो अब हमें नहीं पता कि नेगोशिएशंस में, क्योंकि अभी अमेरिका में भी 2 लॉबीज बन गई हैं। एक एंटी वॉर लॉबी बन गई विद इन द कैबिनेट ट्रंप के, और एक है जो कह रही है कि काम लड़ाई चलती रही। तो अब देखिए उनमें से कौन हावी होता है, और कुछ ना कुछ तो गिव एंड टेक देना ही पड़ेगा नेगोशिएशन में। क्योंकि 2-3 स्टेटमेंट अब ट्रंप की देखें तो उन्होंने न्यूक्लियर के बारे में भी कहा कि वी आर नॉट वेरी कीन कि ये एसेट हमें आ जाए, समथिंग लाइक दैट। सो दैट मीन एक सम स्पेस इज देयर। इसी तरीके से उन्होंने शुरू में कहा था कि ठीक है, हम ग्रेजुअली इनका जो पैसे वापस दे देंगे, ये सैंक्शन चले। तो वो भी एक स्पेस है, उसको कैसे प्ले कर सकते हैं आप। हॉर्मस में भी प्ले करने के लिए गुंजाइश है। तो ये सारी चीजें बैठ के जो कर रहे हैं लोग, उनको पता होगा क्या कैसे कर रहे हैं। और स्टेक्स आर वेरी हाई। तो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा होगा अपने ताई। इसके पीछे जो चाइनीज सजेशन आ रही होंगी, या रशियन वाइब्स आ रही होंगी, या ईयू की वाइब्स आ रही होगी, या गल्फ स्टेट्स का व्यू पॉइंट आ रहा होगा, वो भी कन्वे हो रहा होगा। तो मतलब इट इज नॉट समथिंग कि ओनली पाकिस्तान इज डूइंग। इट इज समझे कि आप, इट इज एक गुलदस्ता है। कोशिश हो रही है सबकी चीजों को, सबके पॉइंट्स को कंसिडरेट जरूर किया जाएगा, कंसिडरेशन में वो जरूर रहेंगे। उसके बाद कोई चीज जो है ना वो हतमी फाइनल होगी। दिस इज माय व्यू, दिस इज माय व्यू। राइट, नो दिस इज करेक्ट। एक्चुअली ये है भी बिल्कुल ठीक बात। ऑब्वियसली सबके स्टेक्स हैं, तो ये बिल्कुल एक दुरुस्त बात भी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, आप इतनी जामे गुफ्तगू कर रहे थे इस अहम मौजू के ऊपर। तारिक अजीज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका तनाज़े के ऊपर, जिसमें कशीदगी बढ़ी तो पाकिस्तान ने अपने किरदार को, अपने रोल को भी बढ़ा दिया। आर्मी चीफ खुद पहुंचे तेहरान गुफ्तगू करने के लिए, डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, कॉन्वर्सेशन के, निगोसिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के रास्ते को खोलने के लिए। लेकिन अब ये जो सिफारती कोशिशें हैं, ये एक इम्तहान भी होता है, क्योंकि दोनों फरीकैन के दरमियान काफ़ी खासा डेडलॉक है और 3 मेजर पॉइंट्स पर है, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने गुफ्तगू भी की कि मुज़ाकरात के ज़रिए, सफारती अमल के ज़रिए इस जंग के ख़ात्मे की, इस जंग के ख़तरे के टल जाने की कोशिश की जाए। इसके अंदर पाकिस्तान खासा रोल प्ले कर रहे हैं और दूसरे मुल्क भी हैं जो इसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे सिचुएशन किस तरह से बढ़ती है, मज़ीद ख़राब नहीं हो और पाकिस्तान अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए इसको ख़त्म करने की तरफ ले जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।